बीजेपी को हुआ बाहरी नुकसान और उनकी सरकार पर सवाल उठा रही है जनता और क्वेश्चन पे क्वेश्चन किए जा रहे हैं। चारों तरफ से उनके एमएलए एमपी घिर चुके हैं और उनसे जवाब मांग रही है। जनता जाग चुकी है, युवा जाग चुका है। तो बीजेपी सरकार से क्वेश्चन पे क्वेश्चन किए जा रहे हैं। उनके करप्शन कर रहे हैं उन पर क्वेश्चन मार्क लगाए जा रहे हैं, उनसे जवाब मांग रही है। बीजेपी के पास कोई भी जवाब नहीं है। तो ये आज का मुद्दा बन चुका है। सरकार चारों तरफ से गिर चुकी है। तो आपको देखना पड़ेगा कि हर फील्ड में आप महंगाई को ले लीजिए, बेरोजगारी को ले लीजिए, शिक्षा को ले लीजिए, स्वास्थ्य को ले लीजिए, हर जगह पर ये आप सिस्टम फेल हो चुका है। हर जगह पे क्वेश्चन किए जा रहे हैं। आज की जनता पूरी तरह से जागरूक हो चुकी है, पूरी तरह से जागरूक हो चुकी है। क्वेश्चन किए जा रहे हैं, हर जगह पर आंदोलन हो रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये आपको देखना पड़ेगा कि पूरी तरीके से सरकार गिर चुकी है। आगे राजनीति में कैसे परिवर्तन आता है ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए नीट का एग्जाम जो पेपर लीक नहीं था, ये एक धंधा था, पेपर को बेचा गया था। यहाँ पर इससे युवाओं के अंदर क्या जोश भर गया है, जुनून भर गया है और इस तरीके से हर कोई क्या है बीजेपी के अगेंस्ट जा रहा है। और जो बीजेपी के फॉलोवर थे, जो बीजेपी को मानने वाले थे, उन्होंने वो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भाई बीजेपी ने जो बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं बिल्कुल गलत है। देखिए कोई भी पेरेंट्स है अपने बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन इस सिस्टम ने क्या किया है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। और मैं आपको बता दूं कम से 3-4 सालों से लगातार नीट का पेपर बेचा जा रहा है, लीक नहीं हो रहा। 2024 में भी यहाँ पर आपको किया गया है, 2025 में, अब ये 2026 में आपको देखने को मिला है। इससे बच्चों पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं क्या कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, लेकिन सिस्टम पे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पेपर लीक नहीं हो रहा। अगर लीक होता तो गवर्नमेंट एक्शन लेती, लेकिन ये तो बिजनेस का पार्ट है। पेपर को बेचा गया भाई, बेचा गया। बताइए अगर लीक होता तो गवर्नमेंट जरूर एक्शन लेती, लेकिन सरकार यहाँ पर कोई एक्शन नहीं ले पा रही है। यहाँ पर कोई एक्शन नहीं ले पा रही है। चलिए अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखिए, चलिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो हमारा एक स्कैम है, ये आपका ये जो नीट का पेपर ये स्कैम है, ये ठीक है, ये लीक का कोई कनेक्शन नहीं है, ये तो भैया बेचा गया है। इसी वजह से कांग्रेस जनता पार्टी उभर के आई है। तो ये बीजेपी को भारी नुकसान होने वाला है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी बड़े बुरी तरीके से फंस चुके हैं। वो कैसे संभालें, जनता को संभालें या अपने एमएलए एमपी को संभालें, कैसे संभालें, ये इनके सामने भारी संकट है। तो ये तरीके से देखा जा रहा है यहाँ पर। और ऐसी स्थिति में ये सरकार जाती है तो बिल्कुल राष्ट्रपति शासन लग जाता है। उसके लिए क्या क्या कंडीशन है, कैसे सरकार जाएगी और क्या क्या कंडीशन, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। चलिए जल्दी से आप वीडियो को शेयर कीजिए, जितने भी आपके फ्रेंड हैं, जितने ग्रुप में, वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। क्या क्या कंडीशन है, ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन बन चुकी है जिससे बीजेपी सरकार को हानि हुई है, बिल्कुल जानेंगे आज की वीडियो में। चलिए मैं आगे डिस्कस करता हूँ। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप ये वाली न्यूज देखिए, आप इसे पढ़िए। यहाँ पे सबसे पहले इसको पढ़ेंगे तो आपको बड़ा धक्का लगेगा, अंदर का जमीन मर जाएगा। देखिए आप बोलो भाई साहब ये क्या होने वाला है, यहाँ पे क्या है, डूब सकता है एनपीएस पेंशन खाते में जमा 20,000 करोड़ रुपए भाई क्या कर सकते हैं, डूब सकते हैं। दिवालिया होने की कगार पर है कंपनी जिससे लगा है पैसा। बताइए जो एम्प्लॉय क्या कर रहा है, पीएफ कटा रहे हैं अपने, तो उनके लिए बड़ी बुरी खबर है, ये बड़ी बुरी खबर है। देखिए यहाँ पर उनका पैसा डूब सकता है। एजेंसी नई दिल्ली से यहाँ पर ये बड़ा खतरा है। यहाँ पर खुलासा हुआ आपके एलपीएस और पेंशन खाते में जमा पैसा जो आपके रिटायरमेंट के लिए सुरक्षा कवच है, खतरे में पड़ सकता है। दिवालिया होने की कगार पर खड़ी की है कंपनी ने निवेश किया गया है, यह पैसा डूब सकता है जिससे रिटायरमेंट के बाद जिंदगी प्रभावित हो सकती है। देखिए जो एम्प्लॉय क्या करता है, अपने रिटायरमेंट के बाद चाहता है कि एक अच्छी जॉब में अच्छा लाइफ चलता रहे, तो वो पीएफ कटाता है, लेकिन भाई पीएफ भी डूब सकता है। देखिए 169 कंपनियों को समूह है यहाँ पर ILAEFS, ठीक है, ये क्या है, 169 कंपनी का समूह है ये। तो यहाँ पर सबसे पहले बता दूं, ये ईपीएफ से हमारे पास ईपीएफओ और पेंशन, ये क्या होता है, और यहाँ पर ईएफओ और पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। तो ये इनकी रिपोर्ट के अनुसार से क्या है कि भाई इतना डूब सकता है जहाँ पर पैसा। तो ये आपको सबसे बड़ी बैड न्यूज है, बड़ा धक्का लगा होगा आपको। यहाँ पर क्या कर रहे हैं विशेषज्ञ, यहाँ पे देखिए, तो पेंशन और पीएफ फंड की सुरक्षा के लिए तुरंत कदम जारी है हमारे पास, और निवेशक की आर्थिक पारदर्शी कंपनियों की स्थिति की नियमित निगरानी
हो, तो ये इस तरीके से स्टेटमेंट ले सकते हैं कि सुरक्षा के लिए यहाँ पर और जोखिम भरे सेक्टरों में निवेश की समीक्षा। मतलब इन्होंने क्या किया, पैसे को एक ऐसे फील्ड में लगा दिया है। देखिए यहाँ पर जब कोई एम्प्लॉय पीएफ करता है तो उसमें क्या होती है, उनको जो कंपनी धारक उनको क्या करती है, एक इंटरेस्ट देती है। तो क्या करती है, जो पैसे को जो कंपनी यहाँ पर पीएफ कट रहा है उसे डिफरेंट फील्ड में इन्वेस्ट कर देती है। तो पीएफ में अब ऐसे से बताइए, ऐसे लोग भर्ती हो गए, उनको बिल्कुल इकोनॉमिक्स नहीं आती, उन्हें कुछ नहीं पता, ऐसे फील्ड में पैसा लगा दिया है, वहां से पैसा नहीं निकल पा रहा है। अब नहीं निकल पा रहा है तो क्या होगा, इसका बाहर बोझ किस पे जाएगा, जनता पे ही जाएगा। भाई सब कुछ जनता ही को मरना है, लास्ट में जनता ही को मरना है। 40% पैसा जाएगा डूब, मतलब 40% पैसा जाएगा। ये इस तरीके से आंकड़े दिए जा रहे हैं। आगे क्या होगा ये तो बाद ही मालूम चलेगा, लेकिन इस तरीके से ये आपका ये रिपोर्ट निकल के आ रही है कि भाई जो पीएफ कट रहा है तो पीएफ में यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो सकती है। आजकल विशेषज्ञ नहीं रह गए, मतलब जानकारी से, जुगाड़ों से, रिश्वत से क्या हो रहे हैं, पीएफ में जो अच्छे ऑफिसर बन रहे हैं, जो इनके अंदर कोई कैपेसिटी नहीं है, एलिजिबल नहीं है उनके अंदर, वो सोचने की कैपेसिटी खो चुके हैं कि कहाँ पर मैं पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पर नहीं करना चाहिए, जिसे एम्प्लॉय को सबसे बड़ा झटका लगेगा। यहाँ पर सबसे बड़ा झटका लगेगा। चलिए अब दूसरा झटका लगने वाला आपको देखिए, अब दूसरा झटका लगने वाला ये देखिए आपको यहाँ पर, ये क्या है, अब कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ी खबर है यहाँ पर कि जो आर्थिक तंगी से जूझ रही सरकार है, भैया बीजेपी सरकार आर्थिक तंगी से जूझ रही है। भाई साहब मैं तो इसी स्टेटमेंट से बड़ा परेशान हूँ कि कैसे, मैं तो बीजेपी सरकार से ये पूछना चाहता हूँ आप आर्थिक तंगी से कैसे जूझ रहे हैं। आप कांग्रेस को क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, करप्शन था। चलिए मैं एक्सेप्ट करता हूँ, हो जाए उस टाइम पर करप्शन था, चलो मान लिया मैंने, लेकिन कांग्रेस ने सब कुछ काम किया। आज जो आप बेच रहे हैं वो सारी कांग्रेस ने खड़ी की थी, लेकिन उस टाइम पर हमारे देश की कंडीशन हालत ही ज्यादा अच्छी नहीं थी। उस तरीके से देखा जाए आज के कुछ रिपोर्ट के अनुसार से बीजेपी की जो इनकम हुई है 7.5 गुना से एबव, 7.5 गुना से अधिक टैक्स कलेक्शन हुआ है। जब से जीएसटी आया तो बहुत जबरदस्त तरीके से क्या हो रहा है, टैक्स इनको मिला है और इन्होंने टैक्स इस तरीके से। तो आप कैसे कह सकते हो, तो कांग्रेस टाइम से आपकी क्या है टैक्सेशन जो आपकी इनकम है सरकार की वो मतलब 8 गुनी, लगभग 8 गुना कांग्रेस से अधिक आपको पैसा आ रहा है आपके पास। तो फिर भी आप ये वर्ड यूज कर रहे हो, आर्थिक तंगी से जूझ रही है सरकार। भाई साहब ये तो मुझे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ, इसे निगल ही नहीं पा रहा हूँ, कैसे एक्सेप्ट करूँ इसे। अब देखो अब क्या घोषणा कर रहे हैं यहाँ पर कि छोटे विभागों को कर सकती है पूर्णतः बंद। लो जी लो, अब हर तरह के देखिए आप भाई स्टूडेंट पढ़ रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है, रोजगार कहाँ से मिलेंगे। आप इतने स्टूडेंट को महंगे स्कूल में पढ़ा रहे हो, क्या करें। आज पेरेंट्स के सामने सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है कि आखिर किया जाए तो क्या किया जाए। भाई ऐसी स्थिति आ रही है। यहाँ पर देखिए कौन कौन से विभाग बंद कर रहे हैं, आयुष, मछली पालन, पुरातत्व विभाग समेत कई विभाग खतरे में। बताइए पुरातत्व विभाग जो कि हमारे हिस्ट्री को पढ़ने के लिए एक अच्छे जानकारी के स्रोत के रूप में उभर के आता है, हमें जानकारी प्रोवाइड करता है, पुरातत्व विभाग को खत्म करने वाले हैं। बताओ ये खत्म करने वाले हैं। नई दिल्ली केंद्र सरकार गंभीर आर्थिक तंगी से जूझ रही है और राजस्व में गिरावट है और बढ़ते खर्चों के चलते सरकार अब छोटे कम प्रभावी वाले विभागों को पूरी तरह बंद करने पर विचार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक आयुष, मछली पालन, पुरातत्व, लघु सिंचाई, हथकरघा और जैसे विभागों को समाप्त करने की योजना पर काम चल रहा है। देखिए ये बीजेपी सरकार का जबरदस्त प्रोपेगेंडा, बहुत ही जबरदस्त। क्या करती है कि जहां पर गवर्नमेंट अधिक है, अब रेलवे में क्या था, बहुत जबरदस्त नौकरी था युवाओं के लिए, अब रेलवे को प्राइवेटाइजेशन कर दिया। अब युवा को रोजगार मिले तो कहां मिले, ये सबसे बड़ी समस्या बन रही है। यहाँ पर देखिए सरकार का तर्क है कि दोहराव, कम बजट और सीमित परिणाम। बताइए ये कह रहे हैं भाई यहाँ पर अब खर्चे, बात तो इनकी सही है कि भाई खर्चे तो बढ़े लेकिन इनकम कम है। ये इनका स्टेटमेंट थोड़ा सा मुझे अजीब लग रहा है, ये इसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ कि इनकी इनकम कम है। मतलब अभी सर्वे के अनुसार 8 गुना पिछले से 8 गुना अधिक वो हो रहा है यहाँ पर। और उन्हें डेवलपमेंट पैसा खर्च किया कहाँ पर है, आपको दिखाई कहाँ पे दे रहा है। बताइए सरकारी स्कूल तो उन्होंने बंद कर दिए, काफी लोग मात्रा में बंद किए इन्होंने। और देखिए रेलवे को प्राइवेटाइजेशन कर दिया, बैंकों का क्या कर, बैंकों को कम करते आ रहे, कभी किसी को मर्ज कर दिया। इस तरीके हर डिपार्टमेंट क्या करते आ रहे, ये या तो प्राइवेटाइजेशन करते आ रहे या मर्ज करते आ रहे। इस तरीके से तो अब मुझे बताइए सरकार पर खर्च है कहाँ, सरकार पर पैसे खर्च करने का बोझ है कहाँ पर। देखिए और जहाँ पे दिया हुआ है कि सरकार का कहना है कि देश में कई विभाग
विभागों कार्य एक दूसरे मिलते जुलते हैं, फिर अन्य मंत्रालय के अंतर्गत आ सकते हैं। ऐसे में सीमित संसाधनों का बेहतर उपयोग करने के लिए छोटे विभागों को बंद करना जरूरी पड़ गया है। इससे हर साल हजारों करोड़ रुपए की बचत होगी। लो जी, इन अपनी बचत में देख रहे हैं, क्योंकि इनके खर्चे नहीं चल पा रहे, लेकिन ये बहुत महंगे हैं। जब भी जिनका जाता है काफिला, रैली के लिए जाते हैं तो गाड़ी पे गाड़ी दबा के जाते हैं। कहीं विदेशी यात्रा के खत्म नहीं होती, एक विदेशी यात्रा हो दूसरी स्टार्ट कर दी जाने के लिए। तो ये इनके खतरे हैं। और क्या हो रहा है देखिए, यहाँ पर ये अपना रीजन दे रहे हैं कि बढ़ता राजकोषीय घाटा, यहाँ पर कम बजट है, ज्यादा खर्च है, विभागों का कार्यों का दोहराव है, सीमित जन प्रभाव है। तो ऐसे छोटे विभागों बंद होने से जनता पे क्या फर्क पड़ेगा? जनता पे ये फर्क पड़ेगा भाई, सरकार रोजगार तो दे नहीं रही है, और जब विभाग बंद हो जाएंगे तो रोजगार और नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से जनता के सामने सबसे बड़ी समस्या को सामना करना पड़ रहा है। वो बेरोजगार हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, शिक्षा में जहाँ पर कोई अगर आप डॉक्टर में बनना चाह रहे हैं तो वो पेपर बेचे जा रहे हैं, लीक नहीं हो रहे, बिजनेस का पार्ट बन गया है। अब जनता के सामने ये प्रॉब्लम है, आखिर करे तो क्या करे? जनता के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। चलिए आगे एक और धक्का लगने वाला आपको देखिए। अब ये खबर देखिए आपके सामने, ये खबर देखिए आप लोग, ये खबर देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ लोग इस तरीके से कमेंट कर रहे हैं कि सोना मत खरीदिए। ये इंदिरा गांधी जी ने बोला था, और ये आपका हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी साहब ने बोला था। अब दोनों के कंपेरिजन किया जा रहा है भाई। अब इन्होंने कब बोला था देखिए, इन्होंने 14 मार्च, यहाँ पर ये लिखा हुआ विशेष संवाददाता, तो ये क्या है, ये आपका 14 मार्च 1974 में बोला था। ठीक है, तो अब देखिए जो लोग इस तरीके से यहाँ पर बोला जा रहा है, तो ये बोला जा रहा है कि इंदिरा गांधी ने हमें राष्ट्र हित में त्याग करना होगा। संकट की इस घड़ी में देश का हर नागरिक संयम और सहयोग दिखाएं। ये इंदिरा गांधी जी की वर्डिंग है। और यहाँ पर ये मोदी साहब ने इनकी वर्डिंग सुनिए, हमें राष्ट्र में त्याग करना होगा, संकट इस घड़ी में देश का हर नागरिक सहयोग करे। दोनों की वर्डिंग एक जैसी है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करना चाहूंगा, आपको जागरूक करना चाहूंगा। वर्डिंग एक जैसी है, कोई बात नहीं, राष्ट्र हित की बात हो रही है, लेकिन स्थिति दोनों की अलग है भाई। जब 1974 में आप देखिए, यहाँ पर आप 10 साल के अंदर 2 युद्ध लड़ चुके थे। अब पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, चाइना से युद्ध हुआ था। तो इस समय और हमारा उस स्थिति में भारत के पहले से ही बहुत गरीबी थी, ये तो 1991 के बाद जब से प्राइवेटाइजेशन वाला वो कॉन्सेप्ट आया है, मनमोहन सिंह जी लेके आए, उनका क्रेडिट उनको जाता है, तब से देश के अंदर थोड़ा सा अर्निंग स्टार्ट हुआ है। उस टाइम पर तो बहुत ही गरीबी टाइप के थे, हम कोलगेट बनाने की फुर्सत में नहीं थे। हम क्या करते थे, एक राख लिया करने स्टार्ट करते थे। ठीक है, तो इस तरीके से हम कोलगेट के लिए डिपेंड थे दूसरे विदेशों पर। तो इनका इंदिरा गांधी जी का कॉन्सेप्ट ये था कि अगर आप सोना खरीदेंगे, तो सोना जब खरीदेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, उनके लिए कुछ और चुकाना पड़ेगा, दूसरा प्रोडक्ट देना पड़ेगा। मतलब हम पैसे तो हेरा फेरी कर नहीं सकते। तो आप जब भी सोना खरीदेंगे तो हमें देश पर और कर्ज बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से मत कीजिए। तो इंदिरा गांधी जी की तो ये वर्डिंग थी। अब बताइए, अब मोदी जी साहब ये कह रहे हैं, वर्डिंग तो एक जैसी है, लेकिन आप ध्यान से देखिए, क्या ऐसी कंडीशन है, क्या मोदी जी ने कोई युद्ध लड़ा है, क्या इन्होंने कुछ किया? बताइए, बाप रे बाप, दोनों की तुलना की जा रही है। ये पॉसिबल नहीं है। ये तो भाई एक कोई तर्क संगत मुझे लग नहीं रहा है, ये तो कोई लॉजिक नहीं लग रहा है दोनों कंपेरिजन करना। मान लो वर्डिंग दोनों एक जैसी लग रही है, दोनों प्रधानमंत्री हैं, ये कांग्रेस के हैं तो ये बीजेपी की हैं, लेकिन उस टाइम पर देश की स्थिति कुछ और थी। आज के देश की स्थिति लाने ये यहाँ पर क्या थी, प्राकृतिक थी, मतलब एक दूसरे देशों के युद्ध के कारण ऐसी स्थिति हो गई थी। और हम पर था ही क्या उस टाइम पर इतना कुछ नहीं था, हम हर चीज के लिए डिपेंडेबल थे। उस टाइम पर सरकार भी तंगी से थी। आज बताइए, मोदी साहब कह रहे हैं कि हम तंगी हमारे पास। बड़े भाई साहब, बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि नागरिकों को क्या होगा, नागरिक बेचारे बड़े परेशान हैं। तो भाई मैं तो ये कहना चाहूँगा, जिस तरीके सोच रखने वाले हैं, थोड़ा इतिहास पढ़िए, जानकारी पढ़िए, तभी आपको एक इस तरीके से सोच बन पाएगी, आप किसी जान पाएंगे। तभी पारदर्शिता सोच होनी चाहिए, तार के सोच। मैं कोई कांग्रेस सरकार का फेवर नहीं कर रहा हूँ, बीजेपी सरकार बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ तथ्य वो आपको सामने रख रहा हूँ। आप तथ्यों को पहचानिए, आपको आंखों पट्टी बांध के नहीं देखना, हमें सिर्फ क्लियरिटी देखनी है। जागरूक युवा बनना है, जागरूक जनता बननी है। तो आप देखिए उस टाइम की कंडीशन क्या आती है, और ये कंडीशन है हमारे पास। चलिए और मैं एक और झटका देने वाला हूँ आपको। देखिए यहाँ पर, अब ये देखिए, ये इस तरीके से
यहाँ पे देखिए, यहाँ पर दे रखा है द टाइम्स ऑफ इंडिया से का ये न्यूज़ थी। तो ये वीडियो इमर्ज ऑफ वुमेन पैराडाइट नेक्ड इन मणिपुर। मणिपुर के अंदर जो 2023 20 जुलाई 2023 का यहाँ पर न्यूज़पेपर निकला हुआ था। यहाँ पर औरतों को वस्त्रहीन करके सड़कों पर घुमाया गया, लेकिन फिर भी बीजेपी सरकार चुप है। कोई मतलब नहीं है देश की राजनीति से, अपने काम, बस अपना काम बनता, बाहर में जाए जनता, सिर्फ एक ही पॉलिसी है इनकी, इन्हें कोई मतलब नहीं है, कोई एक्शन नहीं लेंगे। तो देखिए मणिपुर में यहाँ भी इस तरीके से स्थिति बनी हुई है इनके यहाँ पर। और देखिए आगे देखिए यहाँ पर मैं और ये भी शौक देना चाहूँगा आपको। अब देखो अभी मोदी जी साहब नार्वे गए, तो नार्वे में बताइए पत्रकार है, इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया भाई साहब। अब देखिए ये नंबर 1 की रैंक वाली पत्रकार थी, हमारे देश की गोदी मीडिया थी नहीं, इनकी जो रैंक 157 है। तो इन्होंने क्वेश्चन पूछा तो मोदी जवाब नहीं दे पा रहे, लेकिन हमारी जो गोदी मीडिया क्या पूछती है, मोदी जी आप 18-18 20 घंटे कैसे काम कर लेते हैं, इतनी एनर्जी कहाँ से लेके आते हैं बताइए। गोदी मीडिया ये क्वेश्चन करती है। बाप रे बाप, मैं सोच के परेशान हूँ। बताइए एक तीसरा स्तंभ माना जाता है गोदी मीडिया को, जो एक सरकार को काम करने में विवश कर देती है, सरकार को मजबूर कर देती है। मीडिया के अंदर वो पावर होती है वो क्वेश्चनिंग करने की, जिसे सरकार को झुकना पड़ता है, सरकार को जनता के हित में आना पड़ता है। भाई साहब अब तो मीडिया के सामने बुरी स्थिति आ गई है, वो तो खुद सरकार के सामने गिरी पड़ी है कि भाई हमारे विभाग को बंद मत कर देना, हमें बेरोजगार मत कर देना। तो इस वजह से देखिए, तो यहाँ पर पत्रकार उनसे क्वेश्चन पूछ रही है नार्वे के अंदर, ये दौड़ रहे हैं भाई साहब देखिए। और दूसरे दिन ही देखिए इनको नार्वे के जो मीडिया ने क्या वो दिया है, गुल खिलाए, सपेरे के हाथ में पेट्रोल का पंप का पाइप है। नार्वे के अखबार ने पीएम मोदी पर बनाया नस्लवादी कार्टून, भड़के एक्सपर्ट। पता अब भड़कते रहो भाई, लेकिन जो उनकी अब हमारे यहाँ पर तो अंधभक्त हैं, लेकिन वहाँ तो अंधभक्त नहीं, वहाँ तो पढ़े लिखे लोग हैं, एक्सपर्ट लोग हैं, इकोनॉमिक्स भी जानते हैं, ज्योग्राफी भी जानते हैं, हिस्ट्री भी जानते हैं, सब कुछ समझते हैं आगे पीछे की, इस तरीके से नहीं है। तो अब बताइए ये कंडीशन, इनको जवाब क्यों नहीं दे पाए भाई। आप क्वेश्चन तो सुनते हैं कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। इनसे क्वेश्चन यही पूछा गया कि भाई आप लोकतंत्र की बात करते हैं, तो आप लोकतंत्रता मतलब क्यों नहीं लेके आते इस तरीके से। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन नहीं दे पाए, मैं ये निकल लिए, आंसर ही नहीं दिया भाई साहब। तो ये तो बहुत बड़ी शर्म की बात है कि ये चीज़ जब हमारे पूरे विश्व लेवल पर जाएगी, वैसे विश्व गुरु बनने की प्रेरणा दे रहे हैं कि हम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। जब भी आपसे क्वेश्चन होगा, मतलब ये तो सिर्फ ये समझ रखा है जैसे हमारे भारत की जनता के अंदर जब भी कोई नेता भाषण देने जाता है, अपना भाषण दिया, बात खत्म, कोई क्वेश्चनिंग नहीं होती। सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग वाली बात है। तो इसीलिए जो भी हमारे भारतीय नेता हैं, चाहे कितना भी क्रिमिनल हो, कितना भी रेपिस्ट हो, कितना भी इसमें करप्शन के चार्ज लगे हों, वो जबरदस्त सिर उठा करके भाषण देता है, क्यों उसे पता है किसी के क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं देना। लेकिन भाई ये तो नार्वे है, नार्वे भारत नहीं था, इन्होंने भारत समझ लिया, तो ये गलती हो गई इनसे। चलिए और आगे देखिए, मैं आगे यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा। तो ये इस तरीके से यहाँ पर जो नार्वे की प्रेस ने इस तरीके से लगाया यहाँ पर, भैया यहाँ पर मोदी जी क्या है सपेरी रूप में दिखाए गए यहाँ पर, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपके मीडिया में जबरदस्त तरीके से क्या चल रहा है, पोस्ट वायरल हो रही है। तो ठीक है, ये आगे देखिए और देखिए यहाँ पे दे रखा है। अब देखो, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन किए जा रहे हैं, यहाँ पर इस तरीके से जनता की मांग चल रही है, कहो चौकीदार माल कहाँ है, गायब हो गया। भारतीय रिजर्व बैंक देखिए यहाँ पर आरटीआई में खुलासा हुआ है कि भाई जो 88,000 करोड़ रुपए नहीं पहुंचे, प्रिंटिंग पे छपकर तो आए लेकिन आरबीआई तक पहुंची नहीं। तो इस तरीके से सवाल किए जा रहे हैं, भैया कितना करप्शन करोगे आप, कितना करप्शन करोगे यहाँ पर। तो ये जवाब पूछे जा रहे हैं, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं है। छापे करोड़ रुपए, नोट गए कहाँ, आरबीआई की। इस तरीके से देखिए, अब आप समझ लीजिए कि क्या कंडीशन होने वाली है, जनता की क्या कंडीशन होने वाली है। नोट छप रहे हैं लेकिन आरबीआई तक पहुंच ही नहीं रहे। बताइए बाप रे बाप क्या होने वाला है, कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ पर देखिए और आगे शौकीन न्यूज देखिए यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, देश की जनता बेरोजगारी से परेशान है, देश की जनता बेरोजगारी से परेशान है। गैस के लिए सुबह से, गैस सिलेंडर के लिए सुबह से शाम तक लाइन लगाती है। महंगाई इतना बढ़ा दिया, दिमाग खराब हो गया। और ये भी अनाउंस कर दिया भैया कि पेट्रोल कभी भी मिलना बंद हो सकती है, कभी भी लॉकडाउन लग सकता है। दिल्ली के अंदर तो वीक में 2 दिन का लॉकडाउन लग भी रहा है। भाई साहब कुछ नहीं कर सकते। और जहाँ पर हमारे देश के प्रधान जी क्या है, मेलोनी, जो इटली की प्रधानमंत्री है मेलोनी जी, और मोदी जी दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, मेलोडी प्रचार कर रहे हैं यहाँ पर, आपस में टॉपिक खा रहे हैं। बताओ ये
ये चीज हो गई। बताइए कितना इंटरेस्टिंग जॉकिंग वाली चल रहा है पूरी मीडिया पे, एक इस तरीके से। बताइए हम विश्व गुरु का संदेश देने वाले इस तरीके से वीडियो क्या चल रही है, वायरल चल रही है हमारे लिए। और आगे देखिए यहाँ पर, ये देखेंगे यहाँ पर आप इनको जानते होंगे आप इनको, ये आपके शुभेंदु अधिकारी जो इनकी 2016 में एक वीडियो वायरल हुई थी, आपको पता होगा, जो कि मोदी जी इसमें कह रहे हैं कि कैनरा बैंक के सामने ऐसे भोला सा चेहरा, तो मतलब इस तरीके कमेंट की गई थी 2016 में, जो कांग्रेस में थे। और आज इनको पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री बना दिया गया है। और ये बबुआ मुख्यमंत्री बनते ही कह रहे हैं 5 साल के पिछले रिकॉर्ड खोले जाएंगे। अरे बाबू, क्यों तुम अपना ईमानदारी होने का ढोंग कर रहे हो? अरे कुछ काम करो भाई, आप मुख्यमंत्री बना दिए गए हो लास्ट में, तो कुछ काम करो। काम नहीं करेंगे, ये पिछले 5 साल के रिकॉर्ड खोलेंगे, उन्हें FIR कराएंगे, जनता को ये दिखाएंगे देखो पिछली सरकार ने कितना करप्शन किया है, कितना भ्रष्ट थी। लेकिन भाई तुम कुछ तो करो यार, ये कौन सी पॉलिसी है? न तो एजुकेशन की कोई बात नहीं करता, पॉलिसी की कोई बात नहीं करता, स्वास्थ्य की कोई बात नहीं करता, रोजगार की कोई बात नहीं करता, डेवलपमेंट की कोई बात नहीं करता। बस ये इसलिए एक ही काम है कि पुलिस इनके हाथ में रहती है। ये क्या करते, पिछले रिकॉर्ड निकालो भाई और उनको अपने तोड़ मरोड़ के क्या करो, जनता के सामने करो, ये दिखाओ कि पिछली सरकार गई है। मतलब पिछली सरकार की इमेज को धूमिल करने में लगे होते हैं, विकास करने में नहीं। इनको मुझे लग रहा है जो मुख्यमंत्री बनाए गए वो पिछली सरकार को धूमिल करने के लिए बनाए गए, विकास के लिए नहीं बनाए गए। जब विकास नहीं करेंगे, उनको दिखाएंगे जनता को कि पिछली सरकार कितनी ही करप्ट थी, उन्होंने जनता का शोषण किया। ये सिर्फ ये दिखाएंगे। देखिए और आगे शौकीन न्यूज देखते जाइए आप। देखिए अब इसे देखिए भाई साहब, इन्हें देख के तो सबको हंसी आ रही होगी। बताइए यहाँ पर ये अमित शाह के लाल है भाई साहब, देखिए अमित शाह लाल है। ये क्या है, खेल मंत्री बन गए। आज तक कोई बैट नहीं पकड़ा, खेल मंत्री बन गए। और हमारे बच्चे जो नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एग्जाम नहीं करा पा रहे, उनके लिए प्रॉपर तरीके से एग्जाम नहीं करा पा रहे। ये बिहार के खेल मंत्री बन गए और ये खुद अस्वस्थ हैं लेकिन स्वास्थ्य मंत्री बन गए भाई साहब। जो निशांत कुमार स्वास्थ्य मंत्री पद संभाला है इन्होंने, ठीक है भाई साहब। देखिए अब देखिए ये स्थिति बन गई। अब सोच लीजिए कि राजनीति चल क्या रही है भाई। अरे हो क्या रहा है, आप पारिवारिक बात का नारा देते थे लेकिन यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। यहाँ तो अयोग्य व्यक्तियों को मंत्री बना के भेजा जा रहा है। बताइए क्या देश का हाल होने वाला है। आगे देखिए, आगे भी शौक लगेगा आपको। देखिए ये चीज आपके सामने आ रहा हुआ है कि देखिए जब इन चीजों से आपने देखा होगा जितना विरोध हो रहा है, नीट का पेपर बेचा गया है, नीट के पेपर की वजह से जिन स्टूडेंट ने काफी पढ़ाई की सुसाइड कर रहे हैं, तो इस चीज से होकर के एक कांग्रेस जनता पार्टी उभर के आई है। तो कांग्रेस जनता पार्टी ने कुछ अब सरकार से क्या किया, कुछ मांगे रखी है कि भाई या तो आप उन्हें मांगो पूरा करो, नहीं तो हम क्या करेंगे, एक्शन लेंगे। और सबसे बड़ी मैं आपको बता दूं, सरकारी सबसे बड़ा घातक वो है, ये इंटेलिजेंस ब्यूरो रिपोर्ट के अनुसार भी यही है कि भाई जो कांग्रेस जनता पार्टी निकली है ये सिस्टम के लिए बहुत ही घातक है। किसी ने मुझे कमेंट करके कहा कि मैंने पिछली वीडियो में ये बोला था कि भाई कांग्रेस जनता पार्टी के जो फॉलोवर हैं वो एक वीक के अंदर मतलब रातों रात में 21 मिलियन के समथिंग पहुंच गया। तो उन्होंने ये बोला कि फॉलोवर होना कोई बड़ी बात नहीं है, फॉलोवर तो भाई एक्ट्रेस होते हैं, उनके भी होते हैं, तो वो भी देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। लेकिन देखिए ये आपकी बिल्कुल बात सही है, लेकिन अब कॉन्सेप्ट समझिए कि इन्होंने एक ही नारा दिया है बेरोजगारी का, एक ही वर्ड बोला है बेरोजगारी, बेरोजगारी वर्ड बोला और जितने फॉलोवर बढ़ गए। तो इससे कॉन्सेप्ट हुआ कि जो सिस्टम के अगेंस्ट हैं, जो सिस्टम से परेशान हैं, वही लोग जुड़े, वही लोग जुड़े। एक एक्टर एक्ट्रेस के फॉलोवर कोई भी हो सकता है, ठीक है, तो लेकिन जो इनसे जुड़ने वाले वही हैं जो सिस्टम से परेशान है, जो सिस्टम के फेवर हैं, वो उनका यहाँ पर कोई फॉलोवर नहीं है। तो जो भ्रष्टाचार से परेशान है, ठीक है, इस तरीके से ये इनके फॉलोवर बढ़े हुए हैं। आज की पूरी मीडिया के सबसे हीरो बने हुए हैं अभिजीत दीप के, जो कांग्रेस जनता पार्टी के रूप में इन्होंने पार्टी उभारी है। आगे क्या कदम लेने वाले हैं, अब अपना पहला वादा पूरा करने का समय आ गया है। पत्रकार नोट कर लें, क्या कर लें कि कांग्रेस जनता पार्टी जमीनी स्तर से भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करेगी। देखिए ये यहाँ तक मुझे जो मेरा अनुमान कह रहा है कि ये जहाँ पर भी करप्शन होगा वहाँ पर जाएंगे लोग इकट्ठे होकर के और जो कॉकरोच तक घेर लेंगे, बोटी खींच लेंगे। इस तरीके की कंडीशन बनने वाली है। ये बीजेपी सरकार ये सबसे बुरा होने वाला है। ये बीजेपी सरकार ने जहाँ भी करप्शन होगा, चाहे वो किसी की सरकार हो, उसी के अगेंस्ट जाएंगे और जनता की आवाज़ बनाएंगे। जो मूवी दिखाया जाता है, जैसे आपकी बॉलीवुड मूवी देखते हैं, लास्ट में जितना करप्शन बढ़ जाता है, भ्रष्टाचार बढ़ जाता है, पुलिस प्रशासन जनता की कंट्रोल में नहीं, सब कुछ उल्टा फिल्टा हो जाता है। तो क्या करता है लास्ट में जनता की आवाज़ आती है
वो सबको मारती है। तो ऐसी कंडीशन होने वाली है यहाँ पर। इस तरीके से देखिए, हमें अपनी समस्या और सुझाव दस्तावेज, फोटो, वीडियो, जगह, विभागों के नाम और इसमें शामिल अधिकारियों के नाम भेजें। तो इन्होंने ये कहा कि भाई कि ये इस तरीके चला रहे हैं कि जहाँ भी करप्शन हो रहा है, जहाँ भी कुछ ऐसे प्रूफ है, आप हमें भेजिए, हम उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। तो बताइए, इस तरीके एक्शन में बड़ी प्रॉब्लम आएगी। देखिए, तो बड़ा मुझे लग रहा है करप्शन का अब यहाँ पर एक चरम सीमा पहुंच गया है। जो करप्शन हो रहा था पीक पॉइंट पहुंच गया है। लेकिन अब कांग्रेस जनता पार्टी जो युवाओं का जो जोश है, युवाओं का जो पूरा जो जोश है आपको दिखाई दे रहा है, ये अब करप्शन को आगे नहीं चलने देगा। देखिए, आगे मैं डिस्कस करना चाहूँगा। देखिए यहाँ पर इस तरीके से, अब यहाँ पर आपको ये अभी देखा है कि यहाँ पर तमिलनाडु के अंदर विजय जोसेफ चुने गए मुख्यमंत्री। तो अब यहाँ पर बीजेपी सरकार के काम देखिए, और उधर यहाँ पर विजय थलापति, जिनको भी टाइम महीना 1.5 महीना ही हुआ है, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, बहुत ही कम समय में इन्होंने अच्छी पॉलिसी बनाई, जनता खुश है वहाँ की। देखिए, अब ये गवर्नमेंट क्या करती है, ये पैसों वालों के लिए बना रही है, लेकिन जो समझदार होगा तो वो क्या करेगा भाई, पहले गरीब मजदूर लोगों को तो सुनिए, एवरेज लोगों को सुनिए। यहाँ पर हमारे देश की जनता 99% गरीब है, गरीब एवरेज है, उससे नीचे है। यहाँ पर जो बिलो लाइन से ऊपर वाले तो 1%, केवल 1% है। तो आज के सिस्टम में वो केवल 1% पे ध्यान दे रही है, 99% पे ध्यान नहीं दे रही है। तो यहाँ पर जो विजय थलापति ने देखिए यहाँ अपने जो इस तरीके से एक्शन लिए हैं, ये सब कुछ आपको पता ही है यहाँ पर। तो और इनके जो डिसीजन है वो केजरीवाल से मिलते हैं। तो सब यही कह रहे हैं कि नया तमिलनाडु को नया केजरीवाल मिल गया, जो कि देखी जाए वास्तव में रियलिटी में केजरीवाल का जो मॉडल है दिल्ली के लिए बहुत ही जबरदस्त मॉडल है। इतना डेवलपमेंट मॉडल है कि मैंने आज तक कोई सोचे नहीं। बताइए, सरकारी स्कूल को उसने प्राइवेट स्कूल बना दिया, लो अब आपको फीस देने की जरूरत ही नहीं है। तो जब बच्चे की एक बात सोचिए, आप मुझे सिर्फ आप एक बात सोचिए, आप जितना पैसा कमा रहे हैं इसमें बच्चे की फीस आपकी माफ हो जाए, बच्चा को फ्री में पढ़ जाए, फ्री एजुकेशन और फ्री हेल्थ मिल जाए आपको, तो बताइए कितना बोझ कम हो जाएगा। अगर आप रोजगार मिले ना मिले वो अलग मैटर है, लेकिन ये बोझ तो कम हो जाएगा। और कोई अच्छा रोजगार नहीं तो ऐसा रोजगार तो मिल जाए जिससे अपनी फैमिली को सर्वाइव कर सकें, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये केजरीवाल का मॉडल था। तो यही मॉडल पूरा एक्सेप्ट कर लिया है विजय जोसेफ ने। चलिए आगे देखिए, आगे देखेंगे यहाँ पर। और भाई साहब अब देखिए, अब यहाँ पर ये आज का सिस्टम चल रहा है। इस सिस्टम को देखिए, 7वीं पास नीति और नेतृत्व दोनों गायब है। सारे मंत्री का राजा मुख्यमंत्री, बताओ सब गायब है इस तरीके से। अब पहला क्या है, 7वीं पास नीति और नेतृत्व दोनों गायब है, सारे मंत्री का राजा क्या, मुख्यमंत्री, ये इधर क्या यहाँ पर। दूसरे पर देखिए, ये यहाँ पर अपना पायजामा संभाल नहीं रहा है, जबकि ये क्या बना दिया, स्वास्थ्य विभाग के मंत्री बना दिए गए यहाँ पर। तो ये राजस्व विभाग के मंत्री बना दिए गए। बताओ, ये जो कॉलेज लूट कर बन गए, चपरासी से मालिक बन चुके हैं, जिनकी उम्र 81 ईयर है। ये वाणिज्य विभाग, बताइए वित्त मंत्रालय सौंप दिया इनको, बताइए 81 ईयर्स। ये तो वैसे ही संविधान के हिसाब से एलिजिबल नहीं है, लेकिन भाई चल रहा है भाई। अब यही है उनका सिस्टम में। अब जिसने एक कॉलेज में 50 लाख लूटा, मतलब एक लूटा, अब 420 का केस है इस पर। लेकिन भैया फिर भी जो वो शिक्षा मंत्री का पूरा बिहार शिक्षा और कॉलेज देखेगा, बताइए एक कॉलेज में 50 लाख लूटने का केस चल रहा है 420 का। लेकिन अब वो पूरे बिहार की एजुकेशन देखेंगे तो आप समझ लीजिए एक कॉलेज से इतना लूटा है, तो अब सारे कॉलेज से कितना लूटेगा। तो ये इस तरीके से आपको ये अब देखने मालूम चल रहा होगा, हर फील्ड में इस सिस्टम का विरोध हो रहा है। भाई जनता बहुत परेशान है। देखिए यहाँ पर बेरोजगारी चरम पर है, पेपर बेचे जा रहे हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था बेहाल हो गई है, शिक्षा व्यवस्था बेहाल हो गई है, भ्रष्टाचार पीक पॉइंट पर पहुंच गई है। तो देखिए और भी आगे देखिए, यहाँ पर आगे दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है कि अब आरक्षण चिल्लाया जा रहा है मीडिया में कि भाई आरक्षण दिया जा रहा है, आरक्षण की वजह से हमारे बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है। अब इसे देखिए यहाँ पर क्या है, आरक्षण से दुखी होकर बेचारों को क्या करना पड़ रहा है। देखिए राजस्थान में 100 फर्जी डॉक्टर पकड़े, इनमें से 80 मुखपुत्र चोटीदार निकले, मतलब ब्राह्मण के निकले, और लिस्ट में एक भी SC ST का नहीं, सब सवर्ण वर्ण वाले। बताइए 100 फर्जी डॉक्टर मिले। अब आप देखिए, तो यहाँ पर क्या है, 20-25 लाख में खरीदे फर्जी सर्टिफिकेट, फिर करते थे असली डॉक्टर की नौकरी। बताओ, बाप रे बाप, ये कहानी चल रही। मतलब सिस्टम मतलब किस तरीके से खराब हो चुका है, आप सोच नहीं सकते। आप मतलब इस तरीके से आपने कोई गाड़ी ली, गाड़ी का जो 15-20 साल होता है, एक्सपायर हो गई, पूरी एक्सपायर हो गई, पूरी खत्म हो गई। अब उस तरीके से चल रहा है सिस्टम। अब बताइए आप क्या सोचेंगे इसके बारे में। अब बताइए आज का जो हमारा युवा है जो पढ़ाई कर रहा है, उसे क्या मोटिवेशन मिलेगा कि भाई क्या तैयारी करें। मतलब पैसे वाले के पास पैसे दे के निकल जाते हैं कि हर कोई पैसे, सबके पास पैसे अवेलेबल है, तो इस तरीके से उनको अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी। मतलब ये कहानी चल रही। देखिए आगे देखिए, यहाँ पर मैं डिस्कस करना चाहूंगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है,
यहाँ पर ये सुरेंद्र आर्य हैं, जिन्होंने संस्थापक सह राष्ट्रीय अध्यक्ष मानववादी जनता पार्टी है। इन्होंने ये राजगीर पटना से, बिहार से, तो इन्होंने अपने पोस्ट में यहाँ पर मीडिया में शेयर किया है। तो देखिए भारत में आर्थिक संकट क्या है, भारत में आर्थिक संकट क्या है, ईरान इजराइल युद्ध से नहीं आया, ठीक है। ये जो इनके विचार हैं कि भाई जो मानववादी जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, संस्थापक हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो ये क्या कह रहे हैं, ईरान बल्कि देश में आर्थिक संकट किससे आया है, एपस्टीन फाइल से आया है और अडानी फाइल की वजह से आया। भाई देखिए सबसे पहले इनकी वजह से आया है। और सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग वाली बता दूं कि ये जबरदस्ती भारत की जनता को महंगाई में और बुरी दशा में झकझोरना चाहते हैं। मैं जलती हुई आग में धक्का दे रहे हैं, पूरे खाई में धकेल रहे हैं, जिससे जनता इसे क्वेश्चन नहीं करे। एपस्टीन फाइल के नाम पर बताइए बाकी देशों में क्या हो गया है। एपस्टीन फाइल में जितने नाम थे, जैसे रूस के यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया है, जिसका नाम रूस के पुतिन ने, ट्रंप का भी नाम था उसमें, लेकिन पुतिन ने क्या किया, उसने पहले अनाउंस कर दिया कि जिसका एपस्टीन फाइल नाम होगा उसे तुरंत क्या कर दो, सस्पेंड कर दो, सजा होगी। इस तरीके से उन्होंने यहाँ पर किया है। लेकिन अब बताइए अब हमारे देश में क्या होगा एपस्टीन फाइल में, जबकि इनका मोदी जी का बिल्कुल नाम है भाई, और बताइए इनके बेस्ट फ्रेंड हैं, बेस्ट फ्रेंड कौन, ट्रंप जी, उनका भी वो तो पूरे हेडमास्टर है ही है। अब बताइए, और यहाँ पर और अडानी का भी नाम आया है। अब बताओ ये दोनों अपने चेहरे को अपने जवाब न देना पड़े, इसलिए मीडिया से कोई ना कोई जवाब दे रहे हैं। ये मीडिया को जानबूझ करके गड्ढे में धकेल रहे हैं, जलती हुई आग में जला रहे हैं जनता को, ये कारण देखिए। अब यहाँ पर इनकी वजह से क्या हो गया, रुपया गिर गया, शेयर बाजार धड़ाम हो गया, निवेशकों का भरोसा टूटा, बेरोजगारी बढ़ी, जनता परेशान है। बताओ एपस्टीन फाइल चल रही दबा करके, इनकी वजह से सरेंडर मोदी, जिसे सरेंडर मोदी ने लाया है, मतलब इस वजह से अब ये यहाँ पर क्या है, ब्लैक मेलिंग चल रही है। तो इस वजह से बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। इस जो आपने देखा होगा पेट्रोल के भाव बढ़ते आ रहे हैं, गैस के भाव बढ़ते आ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या संकट आ सकते हैं। क्योंकि देखिए ब्लैक मेलिंग बहुत ही खतरनाक होती है। आप खुद सोचिए, आपने कहीं पर कोई कांड किया और आपकी वो वीडियो बना ले, अब ब्लैक मेलर होता है वो जबरदस्त ब्लैकमेल करता है। ये तो भैया देश के प्रधानमंत्री लेवल पर ब्लैकमेलिंग है। तो अब बताइए जो ब्लैकमेलिंग चल रही है, ट्रंप इनका दोस्त था, वो घातक दुश्मन निकला, वो तो ब्लैकमेलिंग कर रहा है दबा करके, तो बड़ी बुरी हालत में, ठीक है। तो इस वजह से परेशानी आई है हमारे पास। तो यहाँ पर ये अपने आप को बचाना चाहते हैं और अडानी भाई साहब को बचाना चाहते हैं, तो इसीलिए जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। जनता क्वेश्चन नहीं करे, परेशान इतना कर दो। इनकी पॉलिसी बहुत अच्छी है, इनकी पॉलिसी जबरदस्त अच्छी है कि जनता को इतना ही परेशान कर दो, इतना परेशान कर दो, वो क्वेश्चन करने की हालत में ना रहे, वो सिर्फ अपने खाने पीने में लगे रहे। इतना क्वेश्चन करो, उससे इतना परेशान करो। देखिए आगे मैं और डिस्कस करना चाहूँगा। देखिए अब यहाँ पर देखिए नेपाल में ऐसा ही कुछ था, जो आज हमारे भारत में हो रहा है वो नेपाल हो रहा है। लेकिन नेपाल में जो बालिन शाह आए तो उन्होंने कंडीशन ही बदल दी। यहाँ पर देखिए आज से लागू होगा। यहाँ पर नेपाल में देखिए यहाँ पर सोमवार शुक्रवार तक 8 घंटे काम होगा, 12 घंटे होगा यहाँ पर, और शनिवार से रविवार को छुट्टी होगी, जिससे पेट्रोल डीजल की भी बचत होगी, ठीक है। सभी मंदिरों में VIP कल्चर होगा। कोई भी स्टूडेंट 20 साल तक किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करेगा, ये बहुत अच्छी बात है। बच्चों को स्टूडेंट को पढ़नी चाहिए। पुलिस जिससे पैसे खाते हुए पकड़ेगी, जिंदगी भर के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा। जिंदगी सस्पेंड, कोई केस नहीं, कुछ नहीं भाई। देखो यहाँ पर 20% गरीबों को बेड मिलेंगे सभी अस्पतालों में, 20% को यहाँ पर, और किसी भी नेता की मीटिंग के लिए कोई रास्ता बंद नहीं किया जाएगा। यही विजय थलापति ने एक्सेप्ट किया है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के अलावा किसी को सुरक्षा नहीं मिलेगी। जिन्हें आम का बल रहा होगा और तो उन्हें अपनी सैलरी बॉडीगार्ड रखना होगा, अपनी सैलरी से रखिए, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर रेपिस्ट को कोई ऑफिस, रेपिस्ट का कोर्ट या ऑफिस नहीं दिया जाएगा, जिससे सीधे फांसी दी जाएगी। बहुत अच्छा देखिए स्टेप। यहाँ पर कोई भी सरकारी काम ऑनलाइन होगा और सारा काम 12 घंटे के अंदर पूरा होगा। किसी भी सरकारी ऑफिस में किसी नेता की फोटो नहीं रखी जाएगी, सिर्फ नेपाल का झंडा रखा जाएगा। और यहाँ पर जबकि हमारे यहाँ पर तो आपको क्या देख रहे हैं, शौचालय तक भी हमारे मोदी योगी जी मिल जाते हैं। बताओ अरे भाई साहब, अरे यार शौचालय छोड़ दो, बताइए अब बताइए, शौचालय छोड़ दो कम से कम, और शौचालय पे प्रिंटेड करा रहे हो आप, हर जगह प्रिंटेड है। तो इस तरीके से देखिए कितना परिवर्तन हो रहा है, हम लोग इसी में निकल रहे हैं, ठीक है। और आगे देखिए ये भी डिस्कस करना चाहूँगा यहाँ पर। देखिए अब यहाँ पर इस तरीके से चल रहा है भाई, इंजॉय चल रहा है, बड़ी जनता परेशान है। ट्रंप मतलब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ट्रंप इंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पर ये इंजॉय चल रहा है, यहाँ पर इधर इंजॉय चल रहा है। देखिए यहाँ पर मोदी साहब भी इंजॉय कर रहे हैं, मतलब इंजॉय लाइव कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर एक तरह का इस तरीके से एक दूसरे को इंप्रेस करने के वो सिस्टम झाड़ा जा रहा है। मीडिया पे इस तरह की पोस्ट बिल्कुल शेयर हो रही है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से वायरल हो रही है। और सोचिए भारतीय जनता को कितना धक्का लगा होगा, भारतीय जनता को कितना धक्का लगा होगा कि यार हम कौन से देश में फंस गए, किसी नेता को चुन लिया, हम कैसी सरकार हमारे ऊपर जो काम कर रही है, ये हमारा क्या विकास करेगी बताओ। ये अपने लव पॉइंट पर लगे पड़े। चलिए वीडियो को शेयर करते रहिए, जितने भी आपके ग्रुप बने हुए हैं। चलिए और आगे डिस्कस करना चाहूँगा यहाँ पर। देखिए यहाँ पर
यहाँ पर। अब यहाँ पर जो कॉकरोच जो जनता पार्टी निकल के आई है वो आपके CGI यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी क्वेश्चन कर रहे हैं, एक कोर्ट में 15.5 लाख से ज़्यादा केस पेंडिंग में क्यों है, इतने पेंडिंग क्यों कर रखे हैं। और दूसरा, कोर्ट हर साल लगभग 175 दिन की छुट्टी क्यों लेती है, ये दूसरा क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, लगभग 33% जज दूसरे जज के रिलेटिव क्यों बताए जाते हैं। भाई इस तरीके से ये कोर्ट में धांधलेबाजी है, यहाँ भी स्कैम है। यहाँ भी इन्होंने एक स्कैम बना रखा है कि अपने ही वर्ग के लोग वहाँ पर पहुँचेंगे। जैसे पॉलिटिक्स गंदी हो रही है, ऐसे ही यहाँ पर आपका जज की नियुक्ति में भी बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये सुधार करना चाहिए, इंप्रूवमेंट करना चाहिए। आपकी राय क्या कहती है कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए यहाँ पर, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे आपकी राय क्या कहती है। और जो बीजेपी सरकार जो जितना मैंने सबूत इकट्ठा करके मैं आपके सामने प्रेजेंट किया है, आपकी राय क्या है तो आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे और डिस्कस करना चाहूँगा। यहाँ पर देखिए, अब इसे देखिए यहाँ पर क्या है कि नीट पेपर, ये दैनिक भास्कर से निकला हुआ है कि नीट पेपर हमारे सिस्टम से लीक नहीं हुआ। एंटी डायरेक्टर कह रहा है भाई साहब लो जी, अब क्या वर्ड बोला जाए बताइए। मैं तो यहाँ पे खामोश हो गया, मैं क्या वर्ड बोलूँ बताइए। एंटी डायरेक्टर कह रहा है कि हमारे सिस्टम से नहीं हुआ, भाई साहब बोलो। और ये मोदी जी भाई साहब कुछ कह नहीं रहे, ये कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। अब बताओ सच क्या है। अब जनता को हमेशा बेवकूफ़ क्यों बनाया जाता है, जनता को बेवकूफ़ बनाने लगे पड़े बस। कैसे अब इनके जो एडवाइजर होते हैं वो सोचते हैं कि कैसे सरकार को बचाया जाए, बड़ी बड़ी सलाह देते हैं। तो एंटी डायरेक्टर कह रहा है भाई हमारे सिस्टम से लीक नहीं हुआ है। भाई साहब लो जी, पेपर सिर्फ लीक नहीं हुआ, लाखों में बेचा गया है। देखो मैं कहा ना भैया, लीक वर्ड मत यूज करो, बेचा गया, बिजनेस किया गया है। और आज नहीं, ये 2026 में, 2024 में, 2025 में, 2026 में, 3 साल से लगातार पता नहीं कितने सालों से पेपर बेचा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अभी मैं यहाँ पे दिखाया था, मैं आपको देखिए इन्होंने कितने करोड़ की संपत्ति इकट्ठी कर ली। कोचिंग संचालक है, ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था पिछली वीडियो में। चलिए, करोड़ों रुपये कमाए गए, लाखों परिवारों का भविष्य दांव पर लगा दिया गया। मेहनत करने वाले छात्र परेशान और सिस्टम में बैठे लोग फायदा उठा रहे हैं। तो देखिए, लाखों छात्रों के भविष्य के साथ कर रहे खिलवाड़, बेशर्मी से कुर्सी पर बैठी है मोदी सरकार इस तरीके से। लेकिन पोस्ट जबरदस्त तरीके से मीडिया में वायरल हो रही है। तो ये तो जनता को जागरूक होना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर, चलिए अब मैं आगे और डिस्कस करना चाहूँगा। यहाँ पर देखिए, अब इसे देखिए, यहाँ पर सारे पैसे, तो अब महंगाई बढ़ती जा रही है और सारे पैसे की मूर्तियां बनाने पर, नाम बदलने पर, चेहरा चमकाने पर बहुत ज़बरदस्त एडवर्टाइजमेंट किया गया है। तो ये से जनता को बहुत बड़ा महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। वो जनता बड़ी परेशान है, क्या आखिर क्या किया जाए यहाँ पर, ठीक है। तो सरकार के वो थोड़ा सोचना चाहिए जनता के बारे में। इस तरीके से काम नहीं चलेगा, बैलेंस होकर काम किया जाता है हमेशा। लेकिन सरकार ने तो जनता को अनबैलेंस कर दिया यहाँ पर। देखिए अब यहाँ पर क्या है कि ये हमारा इकोनॉमिक्स यहाँ पर जो ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है यहाँ पर देखिए, ओपीएस नहीं, पूंजीपतियों के कर्ज माफी से भिड़ी अर्थव्यवस्था। जो अभी मैंने डिस्कस किया था आपको शुरुआत में कि पेंशनधारियों की जो इनको फंडिंग थी वो डूब सकती है। तो यहाँ पर इनका कहना है कि भाई यहाँ पर जो ओपीएस नहीं, पूंजीपतियों के कर्ज से, मतलब जो पैसा इन्वेस्ट किया था उसकी वजह से नहीं कुछ खराब हुआ है, ये तो केवल पूंजीपतियों के कर्ज की माफी से बिगड़ी है। जैसे नीरव मोदी जी कितने लोन लेके चले गए, बताओ समझे यहाँ पर। तो इस तरीके से बिगड़ी हुई है। चलिए, तो अब मैंने जब तक डिस्कस किया है, बीजेपी सरकार ने पूरी जनता को परेशान कर रखा है। आपकी राय क्या कहती है कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे सलाह दें। और आगे मैं बिल्कुल इस पर मैं ये बताने वाला हूँ कि बीजेपी सरकार कैसे गिर चुकी है, कैसे मोदी जी इस्तीफा दे सकते हैं और राष्ट्रपति शासन कैसे लागू हो सकता है। आप मुझे मेरी वीडियो को जरूर से जितने भी दोस्त हैं उनके साथ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और मैं बिल्कुल डिस्कस करूंगा आपके साथ कि ये इन्होंने बिल्कुल गिर चुके हैं, हर जगह इनका विरोध हो रहा है। आज डेट में अगर ऐसा होता है तो देश की राजनीति में क्या परिवर्तन आएगा वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो सिर्फ इतना ही है, लेकिन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है, लाइक करना है। और वीडियो में जो मैंने बीजेपी महंगाई के ऊपर, कांग्रेस जनता पार्टी और जो नीट पेपर बेचा गया है, इनमें आपकी राय क्या कहती है आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। मुझे सिर्फ आपकी कमेंट का इंतजार रहेगा। चलिए आज की वीडियो सिर्फ इतना ही।